ये है SARS-CoV-2। ये कोरोना वायरस से संबंधित है। SARS-CoV-2 के कारण हमें कोविड-19 होता है, एक संक्रामक वायरल इन्फेक्शन। यह मुख्य रूप से आपके गले और फेफड़ों पर हमला करता है। वास्तव में आपके शरीर में क्या होता है जब कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है? किस कारण आपके शरीर में निमोनिया विकसित होता है? और एक वैक्सीन कैसे काम करेगी? रिप्रोड्यूस करने के लिए कोरोना वायरस लिविंग सेल को संक्रमित करता है। चलो एक बार करीब से देखते। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल में जानकारी होती है खुद की और कॉपीज बनाने के लिए। जेनेटिक मटेरियल के लिए एक पोटेंशियल मजबूत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे वायरस ट्रैवल करके दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सके। एक बाहरी एनवेलप वायरस को अनुमति देता है सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। एनवेलप से प्रोजेक्ट कर रहे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के स्पाइक्स। इन्फ्लुएंजा वायरस और नया कोरोना वायरस अपने स्पाइक्स का चाबी की तरह उपयोग करते हैं आपके शरीर में सेल्स के अंदर जाने के लिए, जहां ये अपने इंटरनल मशीनरी का उपयोग करता है नए वायरस के कंपोनेंट को फिर से तैयार करने के लिए। जब एक संक्रमित व्यक्ति बात करता है, खांसी या चीख मारता है, तब वायरस ले जाने वाली बूंदें आपके मुंह या नाक में जा सकती है और बाद में आपके फेफड़ों में चली जाती है। एक बार ये आपके शरीर के अंदर चला गया तब वायरस संपर्क में आता है आपके गले, नाक या फेफड़ों के सेल के साथ। आपके हेल्दी सेल मेम्ब्रेन पर वायरस का एक स्पाइक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स में इंसर्ट करता है, एक ताले में चाबी की तरह। यह प्रोसेस वायरस को परमिशन देता है आपके सेल के अंदर जाने के लिए। एक नॉर्मल फ्लू वायरस ट्रैवल करता है सैक के अंदर जाने के लिए, जो आपके सेल मेम्ब्रेन से होते हुए आपके सेल न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जहां आपके जेनेटिक मटेरियल सेल्स रहते हैं। दूसरी ओर कोरोना वायरस को सेल न्यूक्लियस में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। यह सीधे होस्ट सेल के कुछ हिस्सों को एक्सेस कर सकता है, जिसे राइबोसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं वायरस से वायरल प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे वायरस के सतह पर स्पाइक्स। आपके सेल में एक पैकेजिंग स्ट्रक्चर होता है जो इस स्पाइक्स को वेसिकल्स के अंदर ले जाता है, जो आउटर लेयर के साथ मर्ज होता है। एक नए वायरस को बनाने के लिए आवश्यक सभी भाग आपके सेल मेम्ब्रेन के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन से एक नया वायरस बनता है। अब वायरस आपके शरीर में फैलने लगता है। इससे आपको निमोनिया कैसे होता है? इसके लिए हमें आपके लंग्स को ध्यान से देखना होगा। लंग्स के अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसे लोब कहा जाता है। आमतौर पर जब आप सांस लेते हो, हवा आराम से बहती है आपके श्वास नली से बड़ी नलियों तक, जिसे ब्रोंकी कहा जाता है। उसके बाद छोटी नलियों से, जिसे ब्रोंक्लिस कहा जाता है, और अंत में छोटी थैली में, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जब आप सांस अंदर लेते हो, प्रत्येक वायु थैली एक छोटे गुब्बारे की तरह फूलती है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो थैलियां सिकुड़ जाती है। स्मॉल ब्लड वेसल, जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है, वो आपके एल्वियोलाई को घेरे रखते हैं। जिस हवा से आपको ऑक्सीजन मिलता है वो आपके कैपिलरीज में जाता है। उसके बाद आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से बाहर निकलता है आपके एल्वियोलाई में, ताकि जब आप सांस छोड़ते हो तो आपके लंग्स इससे छुटकारा पा सके। आपकी श्वास नली सबसे ज्यादा कीटाणु बलगम में पकड़ती है, जो आपके ब्रोंकी और ब्रोंकियास से जुड़ी होती है। स्वस्थ शरीर में बालों की तरह सिलिया आपके श्वास नली से लगातार बलगम और कीटाणु हटाती है, जहां आप खांसी के द्वारा उन्हें बाहर कर सकते हैं। आमतौर पर आपकी इम्यून सिस्टम के सेल्स वायरस और कीटाणुओं पर हमला करते हैं जब वो बलगम और सिलिया को पार करके आपके एल्वियोलाई में प्रवेश करते हैं। हालांकि अगर आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गई है, जैसे कि कोरोना वायरस के मामले में, वायरस आपके इम्यून सेल्स को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपके ब्रैंक्यूल्स और एल्वियोलाई सूज जाते हैं। आपके इम्यून सिस्टम बढ़ते वायरस पर हमला करती है। सूजन होने के कारण आपका एल्वियोलाई तरल पदार्थ से भरने लगता है। आपके शरीर को ऑक्सीजन लेने में मुश्किल होती है। आपको लोबर निमोनिया हो सकता है, जहां आपके फेफड़ों का एक लोब प्रभावित होता है, या आपको ब्रोंको निमोनिया हो सकता है, जो दोनों फेफड़े के कई जगह को इफेक्ट करता है। निमोनिया के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। छाती में दर्द, खांसना, बुखार और ठंड लगना, सिर दर्द, बॉडी पेन और थकान। इतना ही नहीं, यह आगे बढ़ के बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस लेने में आपकी मदद करने के लिए आपको एक मशीन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसे कहा जाता है वेंटिलेटर। ये ऐसी मशीन है जो आपकी जान बचाती है, और मेडिकल डिवाइस कंपनीज अब इनका प्रोडक्शन बढ़ा रही है। ये सिम्टम्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपकी उम्र और आपकी पहले से मौजूदा कंडीशन। ये सब बहुत डरावना लगता है। कोरोना वायरस पर वैक्सीन विकसित करने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। दूसरे कोरोना वायरस पे स्टडीज करने के बाद रिसर्चर्स को ये लगता है SARS-CoV-2 संक्रमण से जो लोग ठीक हो गए हैं
वो लोग फिर से कोरोना होने से कुछ देर के लिए सुरक्षित है, लेकिन इस असम्पशन को ठोस एविडेंस और अध्ययन की जरूरत है। कोरोना वायरस के खिलाफ एक पोटेंशियल वैक्सीन के लिए कई अलग अलग प्रस्ताव है। बेसिक आइडिया ये है कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिसमें वायरस का फेंट वर्जन होगा। वैक्सीन आपके शरीर को एक्सपोज करेगी। इन्फेक्शन का कारण बनने के लिए ऐसा वायरस बहुत कमजोर है, लेकिन इनफ स्ट्रांग है एक इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने के लिए। कुछ हफ्तों के अंदर आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स एंटीबॉडीज मार्कर्स बनाएंगे जो स्पेसिफिक होगा सिर्फ कोरोना वायरस या उसके स्पाइक प्रोटीन के लिए। बाद में एंटीबॉडीज वायरस से जुड़ने लगेंगी और उसे आपके सेल से जोड़ने से रोकेंगी। आपके इम्यून सिस्टम तब रिएक्ट करेंगी एंटीबॉडीज के सिग्नल के साथ, जिससे वो वायरस को खत्म कर सके। अगर आप बाद में असली वायरस को पकड़ लेते हैं, आपका शरीर इसे पहचान लेगा और खत्म कर देगा। दूसरे शब्दों में आपके इम्यून सिस्टम अब प्रिपेयर है इस वायरस से लड़ने के लिए। पर यह सब पॉसिबल, सेफ और इफेक्टिव है, इसका एविडेंस कलेक्ट करना यह सब रिसर्चेस का हिस्सा है, जिस कारण वैक्सीन बनाने के लिए टाइम लगेगा। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है, महामारी के बीच एक वैक्सीन विकसित करने के लिए। वैक्सीन बनाने के लिए कुछ महीने या कम से कम साल लगते हैं। इबोला वैक्सीन को बनने के लिए 5 साल लगे थे, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब आशा है कि 12 से 18 महीनों का रिकॉर्ड बनाकर नए कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बन जाए। जब तक इस सब में समय लगेगा, अगर आप कर सकते हैं तो घर पे रहे और जितनी बार हो सके अपने हाथ कम से कम 20 सेकंड के लिए धोना मत भूलना। स्टे होम, स्टे सेफ। देखते रहिए हमारे चैनल के वीडियोस। We want to say special thanks to vaccine makers for those amazing 3D animation. For more information about the immune system and infection disease, please visit the Vaccine Makers Project website link provided in the description section below.